यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट रिवीजन लेक्चर फॉर योर सिलेबस, दैट इज द रिटन फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट। तो लास्ट लेक्चर रहेगा रिवीजन लेक्चर। चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में 4 मार्क का आपका वेटेज रहेगा इस टॉपिक से। और सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, रिटर्न किसको फाइल करना रहता है? अंडर सेक्शन 139(1) बोलती है कि रिटर्न किसको फाइल करना पड़ता है, या जिसको आप नॉर्मल रिटर्न बोल सकते हैं। तो देखो, रिटर्न किसको फाइल करना पड़ेगा? कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, उनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मिस कंपनी के केस में पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, उनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सर अगर उनका लॉस है तो भी रिटर्न फाइल करना है? आंसर इज यस। अगर बिजनेस है तो भी रिटर्न फाइल करना है, बिजनेस नहीं है तो भी रिटर्न फाइल करना है। मींस उनके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। गाइस, अदर एसएससी को रिटर्न तभी फाइल करना पड़ता है अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम, बट ग्रॉस टोटल इनकम कौन सा पता है? बिफोर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54F। जो कैपिटल गेन में हमने एग्जेम्पशन देखी थी, वो एग्जेम्पशन लेने से पहले एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, वो सब लेने से पहले, क्योंकि डिडक्शन लेने से पहले वाला इनकम है उसी को तो ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। एंड ग्रॉस टोटल इनकम उससे भी पहले जाने का, ग्रॉस टोटल इनकम जो है बिफोर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन अंडर द सीरीज 54 वाला, एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला, अगर ग्रॉस टोटल इनकम आपका बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना है। बेसिक एग्जेम्पशन इस बार से ध्यान रखना, अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम में हो तो आपका बेसिक एग्जेम्पशन जो है वो 3 लाख होगा और अदरवाइज आपका 2,50,000 होगा। तो डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम 115 बीएससी के लिए बेसिक एग्जेम्पशन है 3 लाख। अदर के लिए अगर आप 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर देते हो तो 2,50,000 है, वो आपका बेसिक एग्जेम्पशन रहेगा। अब एक और चीज समझना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैंडेटरीली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मींस इनको तो करना ही करना है। किस किस को? अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन है बट अदर देन आर बट एनओआर, मींस कुल मिला के मैं बोलूं आर एंड ओआर। अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है जो कि बेनिफिशियल ओनर है ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या इंडिया के बाहर कोई अकाउंट है जिसका उसके पास साइनिंग अथॉरिटी है। तो देखो बेटा, समझने की कोशिश करना कि अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो कि बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियल ओनर है किसका? इंडिया के बाहर किसी असेट का, या इंडिया के बाहर की कोई फाइनेंशियल एंटिटी है उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मींस बाहर की कंपनी के शेयर वगैरह उसके पास है, बाहर की पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, या इंडिया के बाहर कोई अकाउंट है उसका साइनिंग अथॉरिटी है, मींस स्विस बैंक में अकाउंट है। तो बेटा इस रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट को अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर अगर मान लो आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो बट आप बेनिफिशियल ओनर नहीं हो, बट यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ एनी असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया। अगर आप बेनिफिशियरी हो इंडिया के बाहर किसी असेट के इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो बेनिफिशियरी को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन गाइस, अगर बेनिफिशियल ओनर है वो इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड कर देता है और वो रिटर्न फाइल कर देता है, तो बेनिफिशियरी को फिर अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, समझने की कोशिश करना, यहां पे क्या बोला? अगर कोई आर एंड ओ आर इंडिविजुअल है, इफ ही इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, या फिर इंडिया के बाहर कोई अकाउंट का साइनिंग अथॉरिटी है, उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर बेनिफिशियल ओनर नहीं है बट बेनिफिशियरी अगर आर एंड ओ आर है, तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बट अगर बेनिफिशियल ओनर ऑलरेडी इंडिया में रिटर्न फाइल कर देता है, अपनी इनकम को इंक्लूड कर देता है, तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, यहां से एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, आपके एमसीक्यू में लिख के ले लो, 2 नंबर यहां से आने वाला है करके, ठीक है? देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सबसे पहला, अगर आपका कोई भी करंट अकाउंट है, मींस एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट या अकाउंट्स है, और उस करंट अकाउंट में पूरे साल में मिला के 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हुआ है, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मींस करंट अकाउंट या अकाउंट्स में जो बैंक कोऑपरेटिव बैंक के साथ है, उसमें जो डिपॉजिट हुआ है, डिपॉजिट का मतलब सिर्फ कैश डिपॉजिट नहीं, यहां चेक भी आ जाएगा, चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, कोई भी डिपॉजिट हुआ है, वो डिपॉजिट अगर मोर देन 1 करोड़ है इन द करंट अकाउंट, या फिर सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में गाइस 50 लाख रुपीस या उससे ज्यादा है डिपॉजिट, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो देखो, करंट अकाउंट या अकाउंट्स में, करंट अकाउंट्स में एग्रीगेट मिला के पूरे साल में मिला के मोर देन 1 करोड़ डिपॉजिट हुआ है, या सेविंग अकाउंट्स में 50 लाख रुपीस और मोर डिपॉजिट हुआ है, तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट में देखिए, एक चीज यहां नोटिस करना, यहां मोर देन 1 करोड़ वर्ड यूज हुआ है, एंड सेविंग अकाउंट के लिए 50 लाख और मोर हुआ है। तो एक चीज समझना, अगर करंट अकाउंट में एग्जैक्टली 1 करोड़ है ना, तो रिटर्न फाइल नहीं करना, बट सेविंग अकाउंट में एग्जैक्टली 50 लाख है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बट करंट अकाउंट में 1 करोड़ 1 रुपीज है तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप किसी के फॉरेन ट्रेवल पे पूरे साल में मिला के 2 लाख से ज्यादा का खर्चा करते हैं, खुद के फॉरेन ट्रेवल पे या किसी और के फॉरेन ट्रेवल पे आप 2 लाख से ज्यादा का खर्चा करते हैं साल में मिला के, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा।
या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं जो कि 1 लाख रुपीज से ज्यादा है, मींस मोर देन 1 लाख इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने पे किया पूरे साल का मिला के, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड गाइस, या फिर आपका बिजनेस करते हो और बिजनेस का टर्नओवर आपका 60 लाख रुपीज से ज्यादा है, या फिर प्रोफेशन के केस में आपका ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मिस बिजनेस के केस में आपका टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, या प्रोफेशन के केस में आपका ग्रॉस रिसीट है वो 10 लाख से ज्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। या फिर आपका जो टीडीएस टीसीएस कटा है, डिडक्ट हुआ है, वो 25,000 रुपीज या उससे ज्यादा है, एंड सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपीज या उससे ज्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो देखो रिटर्न किस किस को यहां पे और फाइल करना पड़ेगा। सबसे पहला, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट होना, सेविंग अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा का डिपॉजिट होना, फॉरेन स्पेंड फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर पे 1 लाख से ज्यादा का स्पेंड हुआ, या फिर आपके बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज्यादा है, या फिर आपका जो टीडीएस टीसीएस डिडक्ट कलेक्ट हुआ है वो अगर 25,000 या उससे ज्यादा है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 या उससे ज्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होगी। तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट में आप ऐसे याद रखेंगे कि सबसे पहले जो कैप वाले लोग हैं, CAP, सी का मतलब होता है कंपनी के लिए, ए का मतलब होता है पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑडिट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ। आप ऐसे याद रखो, ए का मतलब ऑडिट पार्टी जिसकी ऑडिट होती है, एंड गाइस पी का मतलब कोई भी ऐसा पार्टनर किसी फर्म का जिसके फर्म की ऑडिट होती है। तो देखो फर्म की ऑडिट होती है तो उसके पार्टनर के लिए भी ड्यू डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। आप क्या याद रखोगे, देखो कि कैप वाले लोग, सी का मतलब कंपनी, ए का मतलब जिसकी ऑडिट होती है, पी का मतलब पार्टनर ऑफ द फर्म और फर्म की ऑडिट होती है, इन तीनों के लिए 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर है, वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होगी। अगर किसी पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है जो कि सीए फाइनल में आएगा, तो उसके लिए 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, एंड बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर है, वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होगी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 139(1)(c). 139(1)(c) क्या बोलती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी लोगों को रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्प्ट कर सकती है। क्या उन्होंने कर रखा है? आंसर इज यस, वो सब सीए फाइनल में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन आती है 139(3), दैट इज द लॉस रिटर्न। लॉस रिटर्न का मतलब होता है कि अगर मान लो आपको लॉस हो गया, तो क्या लॉस के केस में भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो एक बात बताऊं, अगर आपको लॉस होता है अंडर द हेड पीजीबीपी या अंडर द हेड कैपिटल गेन या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, मैंने क्या बोला, आपको लॉस होता है अंडर द हेड पीजीबीपी, अंडर द हेड कैपिटल गेन या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस होता है, तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। उस रिटर्न टाइम पे, उस ईयर का रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। अगर टाइम पे फाइल नहीं किया तो वो लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, वो लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। लेकिन गाइस ध्यान रखना, जो भी तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है एंड तुम्हारा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो भले आपने लेट रिटर्न फाइल किया। तो मैंने क्या बोला समझना, अगर आपको लॉस हो गया तो लॉस के केस में सेक्शन 80 टांग अड़ाती है। सेक्शन 80 बोलती है कि बिजनेस का लॉस, कैपिटल गेन हेड का लॉस एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस है, तो आपको रिटर्न है वो उस साल का रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक फाइल करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो वो लॉसेस को आप क्या नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्या हम सेट ऑफ कर सकते हैं? यस, सेट ऑफ कर सकते हैं, बट आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद एक सेक्शन आती है 139(4), बिलेटेड रिटर्न। सर रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है वो तो 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर है, क्या उसके बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस। अगर आप 139(1) की ड्यू डेट चली गई तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं पता है? ओनली टिल 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। मींस असेसमेंट ईयर की जो 31 दिसंबर रहेगी ना, जैसे आपका असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो टिल 31 दिसंबर 24 तक। सो 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर है, तब तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर आपकी ड्यू डेट है वो 31 जुलाई थी, तो जुलाई मिस कर गया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अगर 31 अक्टूबर था तो नवंबर, दिसंबर ओनली 2 मंथ का टाइम मिला। एंड गाइस, अगर 30 नवंबर ही था तो सिर्फ 1 महीने का आपको टाइम मिलता है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। तो बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं आपको याद रखना है, दैट इज 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। ये बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट क्या होता है, ये सीए फाइनल में आएगा, अभी के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। अब एक चीज समझना, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है।
तो अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो एक तो आपके जो लॉसेज है पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज के, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दूसरा अपन ने डिडक्शन टॉपिक में पढ़ा था 80 डबल जे डबल ए, 80 QQB, 80 RRB एंड 10 डबल ए के डिडक्शन आप नहीं ले सकते अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो। एक बेटा अगर लेट रिटर्न फाइल करोगे तो 234A का इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। एंड गाइस अगर आप लेट रिटर्न फाइल करोगे तो आपको 5,000 रुपए का फीस लगता है अंडर सेक्शन 234F का। लेकिन आपकी अगर नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो उसमें 1,000 रुपीज का आपको फीस लगेगा। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 139(5) रिवाइज रिटर्न। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल किया था बट उसमें कोई मिस्टेक हो गया, ओमिशन हो गया, तो क्या हम रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। तो रिवाइज रिटर्न आप कर सकते हैं। तो आपने पहले रिटर्न 139(1) में, 139(3) में या 139(4) में फाइल किया था और उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, ओमिशन हो गया, तो आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, रिवाइज कब तक कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं सेम टाइम लिमिट जो ऊपर दे रखी थी, 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब एक और बात बताओ सर, क्या हम कोई भी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं? बिलेटेड फाइल किया था वो भी रिवाइज कर सकते हैं? यस, टाइम लिमिट के अंदर अंदर रिवाइज कर सकते हैं। कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं? कितनी भी बार रिवाइज करो। मॉर्निंग में चाय पीते टाइम, आफ्टरनून में अगर आपको खाना खाते टाइम, रात को नींद नहीं आ रही है तब, वो रिप्लाई नहीं कर रही है तब, जब चाहे जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, बट टाइम लिमिट के अंदर अंदर। जो 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर का टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही आप रिवाइज कर सकते हैं करके। ठीक है, चलिए उसके बाद एक कंसेप्ट आता है 139(3) दैट इज द डिफेक्टिव रिटर्न। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर आपने रिटर्न फाइल किया था बट वो रिटर्न में कुछ डिफेक्ट हो गया, जैसे आपने रिटर्न प्रिस्क्राइब फॉर्म में फाइल नहीं किया था, या उसके साथ में जो प्रूफ ऑफ टैक्स लगाना था, टैक्स भरा था, उसका प्रूफ नहीं लगाया, या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट लगानी थी वो आपने नहीं लगाई, तो डिपार्टमेंट ने नोटिस किया डिफेक्ट है, तो आपको इंटीमेट किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि इस डिफेक्ट को सुधार दो। आपको डिफेक्ट को सुधारने के लिए वो टाइम देंगे नॉर्मली आपको 15 दिन का। 15 दिन में आपको डिफेक्ट को सुधारना है, बट अगर आप एक्स्ट्रा टाइम मांगते हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी यहां पे मिल सकता है। लेकिन आपने अगर डिफेक्ट को नहीं सुधारा तो फिर डिपार्टमेंट उसको इनवैलिड रिटर्न मान लेगा। इनवैलिड रिटर्न का मतलब होता है जैसे आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं है। इनवैलिड रिटर्न का मतलब होता है जैसे आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आती है 139A, दैट इज द पेन नंबर। अब एक बात समझना, पेन नंबर किस किस को लेना है। तो ये सेक्शन बोलती है पेन नंबर किसको लेना है। सबसे पहले अगर आपकी टोटल इनकम जो है, नेट टैक्सेबल इनकम, वो बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा हो गई। बेसिक एग्जाम्पशन का मतलब 115 BSc में 3 लाख, अदरवाइज आपका 2,50,000। तो अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा हो गई तो आपको पेन नंबर के लिए अप्लाई करना है। कब तक अप्लाई करना है? टिल 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा हो गई तो टिल 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर आपको अप्लाई करना है। किसके लिए? पेन नंबर के लिए। या फिर आपके बिजनेस का टर्नओवर है या प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट 5 लाख से ज्यादा हो गया तो टिल एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर तक, टिल 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तक आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। या फिर अगर कोई चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, एनजीओज होते हैं, उनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है टिल एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। या फिर अगर कोई भी ऐसा रेजिडेंट पर्सन है जो इंडिविजुअल को छोड़ के वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, जैसे फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं और पूरे साल में मिला के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2,50,000 या उससे ज्यादा है तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा टिल 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर। एंड गाइस अगर यहां पे कंपनी अप्लाई करती है तो उसके जितने भी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे उनको भी अप्लाई करना है। अगर फर्म अप्लाई करती है तो उसके पार्टनर को भी करना है। ट्रस्ट कर रहा है तो उसके जितने भी ट्रस्टी है उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा टिल 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर। अब एक और पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो आप किसी भी अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर रहे हो पूरे साल में मिला के 20 लाख रुपीज या उससे ज्यादा, या फिर कैश विड्रॉ कर रहे हो 20 लाख रुपीज या उससे ज्यादा, या फिर आप कोई करंट अकाउंट खोल रहे हो, कैश क्रेडिट अकाउंट खोल रहे हो, तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 7 डेज के अंदर अंदर। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन आप करने वाले हो वो ट्रांजैक्शन करने से 7 दिन पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लोग ऐसे 6 लोग हैं जिनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पहला, आपका इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है। दूसरा, आपका टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा हो गया। तीसरा, जो ट्रस्ट एनजीओज होते हैं वो। चौथा, अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाला है जो 2,50,000 या उससे ज्यादा का है पूरे साल का। एंड पांचवा जो है वो उसके एमडी, डायरेक्टर, उनको भी करना पड़ेगा। एंड छठा पॉइंट क्या बोलता है? आप किसी अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर रहे हो वो 20 लाख रुपीज या उससे ज्यादा है, या कैश विड्रॉ कर रहे हो 20 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का, या फिर आप अगर कैश क्रेडिट अकाउंट या करंट अकाउंट खोल रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, आपके पास जो पैन कार्ड होता है ना वो आप कुछ ट्रांजेक्शन करोगे उसमें लगाना पड़ेगा। मींस जो आप ट्रांजैक्शन करोगे उसमें आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। कहां कहां लगाना पड़ेगा? अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल खरीदते बेचते हो तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। टू व्हीलर को छोड़ के, टू व्हीलर को आप छोड़ दीजिए, जो 2 पहिया वाहन होता है, स्कूटर, बाइक, उसको छोड़ के बाकी कोई भी कार वगैरह खरीदोगे तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कोई भी अकाउंट खोलते हैं
बेसिक सेविंग अकाउंट्स को छोड़ के बैंक में आपने कोई अकाउंट खोला तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए कोई अप्लाई करते हैं तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई डीमैट अकाउंट खोलते हैं अपना शेयर ट्रेडिंग के लिए तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। या किसी होटल का या रेस्टोरेंट का बिल कैश में 50,000 से ज्यादा का पे किया तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। या फिर आप फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं और फॉरेन करेंसी खरीदते हैं कैश में 50,000 से ज्यादा का, एक टाइम पे 50,000 से ज्यादा का फॉरेन करेंसी खरीदा कैश में, पैन कार्ड देना पड़ेगा। या फिर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं 50,000 से ज्यादा का, आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। या फिर किसी के डिबेंचर बॉन्ड्स खरीदते हैं तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। या फिर आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदते हैं 50,000 से ज्यादा का, पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। या फिर आप बैंक में क्या कराते हैं, एफडी कराते हैं और बैंक में एफडी कराते हैं, बैंक में जो है वो आप एफडी कराते हैं और बैंक या फिर आप कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस या एनबीएफसी के साथ एफडी कराते हैं और सिंगल टाइम एफडी 50,000 से ज्यादा है या पूरे साल का मिला के एफडी 5 लाख रुपए से ज्यादा हुआ तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। किसी के भी अकाउंट में आप 50,000 से ज्यादा का सिंगल डे में कैश डिपोजिट करवाना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड मांगा जाता है, पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। या फिर आप कोई भी बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनाते हैं 50,000 से ज्यादा का कैश में, एक दिन में कैश में अगर आपने पे ऑर्डर बनाया, डिमांड ड्राफ्ट बनाया कैश में तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं किसी बैंक का जो कि 50,000 से ज्यादा का है, आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं 50,000 से ज्यादा का पूरे साल में मिला के, आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। या फिर आप सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी करते हैं, अनलिस्टेड शेयर और कमोडिटी किसी भी कंपनी के 1 लाख से ज्यादा के अगर आप सेल और परचेज करते हैं सिक्योरिटी को, मींस शेयर खरीदे 1 लाख से ज्यादा के, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड गाइस अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल और परचेज करते हैं जिसका अमाउंट या फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड दूसरा, अगर आप सेल या परचेज कोई भी सर्विस करते हैं, गुड्स करते हैं जिसका अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है पर ट्रांजैक्शन तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। तो 2 लाख से ज्यादा का अगर कोई ट्रांजैक्शन है और आप अगर कर रहे हैं परचेज या सेल का और सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा का है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, माइनर ये सब ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसको अपने पेरेंट्स या गार्डियन का पैन कार्ड लगाना पड़ता है। अब एक और चीज समझना, आगे जाके आपका पैन और आधार इंटरचेंजेबल हो जाएगा। अब ये इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना ऑल पीपल। इन्होंने बोला कि अगर मान लो आपने पैन और आधार को दोनों को लिंक करा दिया है, गुलू करा दिया है, दोनों को पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करा दिया है, तो जहां जहां पे पैन देना है ना वहां पे सिर्फ आप आधार कार्ड दोगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मान लो आपने पैन और आधार को लिंक नहीं करा, आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं, जैसे मेरी मम्मी के पास पैन कार्ड नहीं है, तो मेरी मम्मी के पास में पैन कार्ड नहीं है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के पास मान लो पैन कार्ड ही नहीं है, तो मेरी मम्मी के पास पैन कार्ड नहीं है बट मेरी मम्मी ने क्या किया, इसमें से कोई ट्रांजैक्शन किया और मेरी मम्मी ने आधार कार्ड दे दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, अगर आपने आधार कार्ड दिया है ना तो वो ये मान लेंगे कि आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और ऑटोमेटिकली आपको पैन कार्ड अलॉट कर देंगे विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी फीस, ना तो पैसा लगेगा ना डॉक्यूमेंट लगेगा, फ्री में आपको पैन कार्ड है वो मिल जाएगा करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना बेटा, यहां पे पॉइंट नंबर 6 में जो है, जो पॉइंट नंबर 6 में ये जो ट्रांजैक्शन दे रखे थे इधर, ये जो ट्रांजैक्शन यहां पे दे रखे थे ना, जब आप कैश डिपॉजिट करते हो 20 लाख से ज्यादा है, विड्रॉ करते हो, यहां पैन कार्ड तो लगाना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा कि ये आप ही का है या नहीं। मींस ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, मींस वहां पे हो सकता है वो थंब लगाना पड़ेगा कि ये आप ही का अकाउंट है या नहीं, और वो सब ऑथेंटिकेशन वगैरह होगा। अब एक और चीज समझना, पैन कार्ड अगर मान लो कहीं पे, पहली चीज तो आपको पैन कार्ड लगाना था, आपने नहीं लगाया तो 10,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा। दूसरा, अगर मान लो आपको जो पैन कार्ड या आधार कार्ड लगाना था आपने गलत लगा दिया तो आपको 10,000 का पेनल्टी लगेगा। या फिर आपको कोई ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करना था और वो पैन कार्ड आप ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए तो आपको 10,000 का पेनल्टी लगेगा। एंड गाइस आगे वाला बंदा जो बैंक वगैरह है उसको देखना था कि ऑथेंटिकेट किया हुआ है या नहीं, अगर उन्होंने कुछ गलती की तो उनको 10,000 रुपए का पेनल्टी लग जाएगा। पेनल्टी वाला पार्ट है वो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद आधार नंबर, सेक्शन 139AA क्या बोलती है बताए, कि अगर आप 1 जुलाई 2017 या उसके बाद या तो आप कोई भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आधार नंबर लगाना पड़ेगा। अगर आप आधार लेने के लिए एलिजिबल है और आप 1 जुलाई 2017 या उसके बाद में या तो आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या रिटर्न फाइल करते हैं, आपको आधार नंबर या आधार का एप्लीकेशन आईडी है वो आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से पैन है तो पहले से पैन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना पड़ेगा टिल 31 मार्च 2022 तक। सो टिल 31 मार्च 2022 तक आपको क्या कराना पड़ेगा, लिंक कराना पड़ेगा। अगर लिंक नहीं कराओगे तो उसके बाद में आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा।
अब एक और चीज समझना, ये लिंकेज वाला वगैरह जो है ये बेटा 4 लोगों पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। किस किस पे? अगर कोई पर्सन जम्मू कश्मीर मेघालय एंड आसाम में रह रहा है, अगर उसके पास आधार कार्ड ही नहीं है तो उस पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। या फिर कोई भी पर्सन नॉन रेजिडेंट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, या फिर नॉन इंडियन सिटीजन है एज पर नॉन इंडियन सिटीजन है, या नॉन रेजिडेंट है, या कोई बंदा ऐसा है जो जम्मू कश्मीर मेघालय आसाम में रहता है, या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसका 80 ईयर्स या उससे ज्यादा का एज हो चुका है। गाइज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा का एज हो गया है तो अपने आप को भगवान की भक्ति में लीन कराना पड़ता है, उनसे लिंक कराना है, आधार पेन लिंक कराने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझना, ये लिंक कराने की लास्ट डेट है ना, ये 31 मार्च 2022 थी। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर आप 31 मार्च 2023 तक भी अगर आप लिंक करा देते तो आप पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आएंगे। लेकिन गाइस फिर इन्होंने क्या किया, 1 जुलाई 2023 से उन्होंने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज डाल दिए। पहले तो बोला था कि हम 1 अप्रैल 2023 से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज डालेंगे, बट उन्होंने फिर डेट को बढ़ाया और अब 1 जुलाई 2023 से आप पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज चालू हो जाएंगे। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपका कोई इनकम टैक्स का रिफंड आ रहा है तो रिफंड भी नहीं आएगा करके, ठीक है, जहां पैन नंबर ऐसा ही माना जाएगा पैन नंबर आपका गलत है, तो ऐसा होगा। अब एक बात समझना, आज भी क्या हम पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं? आंसर इज यस, आप करा सकते हैं। आपको 1000 रुपए का फीस लगता है, अगर आपको याद रहेगा 1000 रुपए का फीस लगता है। 1000 रुपए का फीस देके आज भी आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करा सकते हैं। चलिए, एक सेक्शन होती है 139B, दैट इज द टैक्स रिटर्न प्रिपेरर या टीआरपी। अब क्या होता है, देखो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना रिटर्न फाइल नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज बेचारों को पता ही नहीं है। तो सीबीडीटी का एक स्कीम होता है जिसको बोला जाता है टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, और वो स्कीम ये बोलता है कि सीबीडीटी कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनका कुछ एग्जाम लेके उनको थोड़ा ट्रेनिंग देके और लोगों को रिटर्न फाइल करने के लिए उनको बोलेंगे कि मोटिवेट करो, उनको टीआरपी बना सकता है। अब क्वेश्चन यह आता है, टीआरपी कौन बन सकता है? टीआरपी कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है जिसके पास गाइस या तो इंटरमीडिएट सीए का क्लियर है, या सीएमए या सीएस का इंटरमीडिएट क्लियर है, या कहीं से उसने बैचलर बीकॉम क्लियर है करके, ठीक है, बैचलर डिग्री उसके पास है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो टीआरपी बन सकता है। तो टीआरपी कौन बन सकता है? सीए का इंटरमीडिएट या सीएमए या सीएस का इंटरमीडिएट, या फिर उसके पास में बैचलर डिग्री है किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से, तो वो बंदा टीआरपी बन सकता है। अब एक बात समझना, टीआरपी जो है ना वो सिर्फ इंडिविजुअल होगा वही टीआरपी बन सकता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीआरपी नहीं बन सकते। कौन कौन? एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट टीआरपी नहीं बन सकता, दूसरा लीगल प्रैक्टिशनर एडवोकेट टीआरपी नहीं बन सकता, बैंक मैनेजर टीआरपी नहीं बन सकता, एंड गाइस अगर कोई भी एम्प्लॉई है जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है तो वो टीआरपी नहीं बन सकता। अब टीआरपी किसके रिटर्न फाइल कर सकते हैं? किसी के भी रिटर्न टीआरपी फाइल कर सकते हैं, लेकिन टीआरपी दो लोगों के रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एक तो किसी भी कंपनी का रिटर्न टीआरपी फाइल नहीं कर सकता, और दूसरा किसी भी पर्सन की जिसकी ऑडिट होती है उसका रिटर्न टीआरपी फाइल नहीं कर सकता। तो टीआरपी लोगों के रिटर्न फाइल करते हैं, इसमें कंपनी का रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, और जिसकी ऑडिट होती है उसका रिटर्न टीआरपी फाइल नहीं कर सकता करके, ठीक है। और टीआरपी जो है वो बेसिकली अगर आप सीबीडीटी का स्कीम देखोगे ना तो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के रिटर्न ही टीआरपी फाइल करते हैं। चलिए, अब एक बात समझना, आपका रिटर्न वेरीफाई कौन करेगा? मींस आपका जो रिटर्न है उस पे साइन कौन करेगा? या आजकल तो वेरिफिकेशन होता है, आधार ओटीपी वगैरह से वेरीफाई हो जाता है रिटर्न। आपने रिटर्न फाइल किया, उसको वेरीफाई कौन करेगा? इंडिविजुअल का रिटर्न वो खुद करेगा। बट अगर इंडिविजुअल इंडिया में नहीं है, या फिर इंडिविजुअल जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी पर्सन जो उसके बिहाफ पे कॉम्पिटेंट है वो उसको वेरीफाई करेगा। एचयूएफ का रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? कर्ता करेगा, बट कर्ता अगर मेंटली डिस्टर्ब है, इंडिया में नहीं है, तो कोई भी मेंबर कर सकता है, बट वो माइनर नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न मैनेजिंग पार्टनर करेगा, बट मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई भी दूसरा पार्टनर कर सकता है जो माइनर नहीं होना चाहिए। एलएलपी का रिटर्न डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी दूसरा पार्टनर भी कर सकता है। कंपनी का रिटर्न है वो मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, बट मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो उसमें कोई भी दूसरा डायरेक्टर भी कर सकता है, या एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट वो भी कर सकता है। कंपनी अगर लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर साइन करेगा। अगर कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड उसमें है करके, ठीक है, तो उसमें जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो रिटर्न को साइन करेगा। पॉलिटिकल पार्टी का वेरीफाई करेगा सीईओ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, लोकल अथॉरिटी का प्रिंसिपल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन का जो भी पर्सन लाइक कॉम्पिटेंट है वेरीफाई करने के लिए वो करेगा। अब एक बात समझना, यहां पे एलएलपी के केस में एंड गाइस यहां कंपनी के केस में इन्होंने बोला हुआ है एनी अदर पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब, कोई और पर्सन प्रिस्क्राइब है वो भी कर सकता है। अब इन्होंने किसी को प्रिस्क्राइब किया क्या? आंसर इज यस। अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है एलएलपी है जो ऑलरेडी एनसीएलटी वगैरह में है, तो वहां पे इन्होंने बोला कि कोई भी ऐसा पर्सन जो अपॉइंट किया है एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द डिस्चार्जिंग, मतलब बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो एनसीएलटी वगैरह है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उस पर्सन को अपॉइंट किया है
और वो पर्सन क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है या तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, या फिर लिक्विडेटर का, वो भी रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। तो देखो, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो बेसिकली आप ये समझो एनसीएलटी वगैरह में है, तो उसके लिए अगर जो अपॉइंट हुआ है एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर, वो भी रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। अगर आपका रिटर्न वेरीफाई नहीं हुआ तो उसको इनवैलिड रिटर्न माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इनवैलिड रिटर्न माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये क्या होता है कि गाइस, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो ना, तो रिटर्न फाइल करने से पहले पहले आपको टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स है अलोंग विद द इंटरेस्ट, एंड उसके साथ में जो फीस वगैरह आती है वो सब आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब एक बात समझना, एक लास्ट सेक्शन आती है आपके लिए, दैट इज द सेक्शन 139(8)(a), जिसको अपन अपडेटेड रिटर्न बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ, हम रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? जैसे फॉर एन एग्जांपल गाइस, ये अपना प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 23-24, तो इसका रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं? इसका रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं बेसिकली, अगर मैं बिलेटेड रिटर्न की बात करूं तो असेसमेंट ईयर 24-25 में 31 दिसंबर 2024 तक आप फाइल कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न। अब बिलेटेड रिटर्न है वो 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं। गाइस, अब ये लोग बोलते हैं कि ये असेसमेंट ईयर आपका कंप्लीट हो गया 31 मार्च 2025 को, इसके बाद भी अगर आप चाहे तो इसके बाद 2 साल का टाइम मिलेगा, और 2 साल में आप जो है, इसके बाद 2 साल का टाइम मिलेगा, और ये 2 साल में आप क्या कर सकते हैं पता है? ये 2 साल में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मींस देखो, आपको 139(4) की जो टाइम लिमिट होती है बिलेटेड रिटर्न की, वो भी चली गई है। उसके बाद भी क्या रिटर्न फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2025, तो आप 31 मार्च 2027 तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अपडेटेड रिटर्न जब आप फाइल करेंगे ना, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा इनकम बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? एक्स्ट्रा इनकम बतानी पड़ेगी। देखो, अपडेटेड रिटर्न कब फाइल कर सकते हैं? या तो आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं, तो पहला ही रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दो, या फिर आपने पहले किया था और उसको अपडेट करना चाहते हैं, तब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अपडेटेड रिटर्न बेटा कौन कौन फाइल कर सकता है, कौन कौन फाइल नहीं कर सकता, तो ध्यान देना करके, ठीक है। अपडेटेड रिटर्न जो है वो आप फाइल कर सकते हैं अगर आपने पहले रिटर्न फाइल किया था या नहीं किया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने पहले, क्या अपडेटेड रिटर्न में हम लॉस बता सकते हैं? नहीं, अपडेटेड रिटर्न में लॉस नहीं बता सकते। अपडेटेड रिटर्न में अपना इनकम क्या कम कर सकते हैं? नहीं, आप कम नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न में क्या हम रिफंड ले सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल रिफंड भी नहीं ले सकते करके, ठीक है। एंड गाइस, अपडेटेड रिटर्न अगर आपने एक बार फाइल कर लिया तो वापस से अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उस साल का आप एक बार ही अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न में आप गाइस लॉस नहीं बता सकते करके, आपने एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया तो वापस आप फाइल नहीं कर सकते। एज वेल एज अपडेटेड रिटर्न में आप अपनी इनकम को कम नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न में आप कभी भी रिफंड नहीं मांग सकते। अपडेटेड रिटर्न में आप रिफंड को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो कुल मिला के अपडेटेड रिटर्न में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ आपको पे ही करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब एक बात समझो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप टैक्स तो भरोगे ही, उस पे जो भी टैक्स पे सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो तो आएगा ही आएगा, उस पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। बट गाइस, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको एडिशनल टैक्स और भरना पड़ेगा। और एडिशनल टैक्स कितना भरना पड़ेगा पता है? अगर आप असेसमेंट ईयर ये जो है इसके बाद में विद इन 1 year फाइल कर रहे हैं, मींस यहां पे अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप टिल 31 मार्च 2026 तक फाइल कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न, तो जो भी आपका एडिशनल टैक्स आएगा ना, उस एडिशनल टैक्स जो भी आप पे कर रहे हैं अलोंग विद इंटरेस्ट, उस पे आपको 25% एक्स्ट्रा और भरना पड़ेगा। एंड गाइस, अगर इसके बाद यहां पे आप फाइल कर रहे हैं तो आपको 50% और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने क्या बोला कि अगर आप विद इन द 12 month फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जो आपका टैक्स आता है उस पे जो सरचार्ज है, जो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, इंटरेस्ट है, वो तो है ही है, उस पे और एडिशनल कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 25%। एंड आफ्टर 1 year विद इन 2 years कर रहे हैं तो आपका 50% है, वो आपका एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां पे ये एग्जांपल दे रखा है, आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर रिटर्न फाइलिंग वाला टॉपिक। एक बात बताऊं, मैंने इंटरमीडिएट के लिए जब भी आप एग्जाम अब दे रहे हो, अभी आपके लिए मैंने 100% रिवीजन लेक्चर दिए हैं यहाँ पे। सो आई थिंक आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और आपको बहुत अच्छे लगे होंगे रिवीजन लेक्चर, और मैंने सब चीज़ें बोल के बताई है, सब चीज़ें रिवाइज कराई है। कम से कम इस रिवीजन लेक्चर को आप
6-7 बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट है वो रिटेन रहेगा। बिकॉज क्या होता है ना, इंटरमीडिएट में टेक्स्ट है बहुत वास्ट पेपर है, और उसको एक साथ में दिमाग में रखने के लिए आई मेड दिस रिवीजन लेक्चर, और होप सो आपको ये रिवीजन लेक्चर बहुत बढ़िया लगे होंगे गाइज। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, देखो ये आपकी जो एज है ना, ये आपकी लाइफ की बेस्ट एज है। बेस्ट क्यों है? बिकॉज यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आज आप जो कर रहे हो ना, उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि 10 साल बाद आप कहाँ होने वाले हैं। सो जो भी आप अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, बड़ा वाइजली यूटिलाइज करिए। क्या आप सही जगह यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं, गलत तो नहीं कर रहे कुछ अपने साथ में, अपने को झूठ तो नहीं बोल रहे, अपने साथ चिटिंग तो नहीं कर रहे, क्या आप 100% सही काम कर रहे हैं? नहीं। अगर आप ये सब करोगे और अपने आप को लाइक जो है वो अपना 100% दोगे टुवर्ड्स द एग्जाम, तब आप सीए फाइनल में जाओगे। और एक चीज ध्यान रखना, अभी आपका जो सीए फाइनल का एग्जाम है या आर्टिकलशिप है, वो आर्टिकलशिप कब चालू होगी पता है? जब आप इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर कर दोगे। आप अगर क्लियर नहीं करते हो, आप समझिए आप सीए लेट बन रहे हो, और सीए लेट बन रहे मीन्स आपका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। क्योंकि सीए बनने के बाद आजकल 10-12 लाख रुपया मिलता है इनिशियली, अगर ढंग से सीए बने हैं तो 10-12 लाख रुपया मिलता है। अगर अपने जितना लेट करेंगे उतना अपन लॉस कर रहे हैं। और यू नो दैट आप मैं सब हम मिडिल क्लास फैमिली से, हम अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, अपने मम्मी पापा को इतना प्यार करते हैं। उनको जब देखते हैं और अगर वो कहीं से पैसे उधार लाते हैं या उनके ऊपर लोन है, तो अपनी हालत कैसी होती है वो आपको पता है। अपन अपने अंदर कितना दुखी होते हैं यार। अपन चाहते हैं कि अपन फटाफट पैसा कमाए और उनका लोन रीपे करे, उनको अच्छी खुशियां दे पाए, वो जो चाहते हैं वो उनको हम खरीद के दे पाए, उनके लिए लाए। अपन खुद के लिए टाइम स्पेंड करें, खुद जो खरीदना चाहते हैं वो सब करें, अच्छे कपड़े खरीदे, घूमने जाए। ये सब कब होगा पता है आपको? जब आप पास हो जाओगे। और देखो यहां तक आए हो ना, तो यार पास हो जाओ। एक बार पास हो जाओगे, फाइनल इजी है। फाइनल इजी क्यों है? क्योंकि उसमें 2 साल का टाइम है, 2 साल तक आराम से आर्टिकलशिप के साथ साथ पढ़ना है, आप इजीली पढ़ जाओगे यार। और उसके बाद फाइनल का एग्जाम देना है, 6 पेपर है, 3-3 पेपर है, आराम से एक ग्रुप में 3, दूसरे ग्रुप में 3, फटाफट फाइनल हो जाएगा और इजी है। जो हर्डल है ना वो इंटरमीडिएट में है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जस्ट गिव योर 100% और इस बार दे दो। और फाइनल में हम लोग मिलने वाले हैं, मैं तो आपसे ये वादा कर रहा हूँ, फाइनल में हम लोग मिलेंगे। मैं ही आपका प्रोफेसर रहूंगा जो आपको डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ाऊंगा, और आपको बहुत मजा आएगा फाइनल में, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। एंड गाइस लाइक हम मिलते रहेंगे, फाइनल में मिलेंगे, उसके बाद सीए बनने के बाद मिलेंगे। क्योंकि किसी ने बोला है जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, बट मैं हमेशा बोलता हूँ हम लोग मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो। और मैं बताऊं, आप जब पास होते हो ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेहनत करते हैं और पास होते हैं। एंड मैं एक बात बताऊं, देखो 2 तरह के लोग होते हैं सीए में। एक होता है टैलेंटेड, जो बहुत टैलेंटेड है करके, ठीक है, वो थोड़ा सा पढ़ता है पास हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे लोग थे। जब सीए कर रहा था, आई वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट यार। मेरा 10th तक तो कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आया था स्कूल में। आई वॉज ऑलवेज अ सेकेंड डिवीजन वाला बंदा करके, ठीक है। बट आई वॉज अ हार्ड वर्किंग। मेरे को पता चला कि स्टडी जो है वो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी से मैं चेंज कर सकता हूँ मेरी लाइफ को, इसके अलावा और कोई तरीका मेरे पास नहीं था। ना मेरे पापा को कोई दुकान था, ना मेरे पास कोई बिजनेस था। पापा खेती करते थे। तो भैया खेती में क्या होता है राजस्थान में, आपको खुद को पता रहेगा क्या कितना बचता है उसमें। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये एक डिग्री है जिसके बेसिस पे मैं सब चीजें चेंज कर सकता हूँ, और वही मैंने किया। तो मैं आपसे भी यही बोलता हूँ, बिकॉज यही एक तरीका है जिससे यू कैन चेंज इट यार, एंड आप कर सकते हो वो चीज। और हार्डवर्किंग, देख मैं बताऊं ना, हार्डवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भले इंटेलिजेंट नहीं रहे, बट इफ यू आर अ हार्डवर्किंग ना, आपने ये देखा होगा बहुत सारे हार्डवर्किंग लोग पास कर जाते हैं एग्जाम को। बिकॉज आई ऑलवेज से दैट हार्डवर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। अगर हार्डवर्क जो है वो टैलेंट को बीट कर लेगा, अगर टैलेंट ने हार्डवर्क करना छोड़ दिया, तो आप अगर टैलेंटेड हो तो भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। एंड अगर आप हार्डवर्किंग हो, अगर आप टैलेंटेड नहीं थे इतने और लाइक मिडल वाले थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कोई जरूरत नहीं है रैंक लाने की। आप अगर पास भी हो जाओगे, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी। वो रैंक लाओगे ऑब्वियसली ज्यादा खुशी होगी, बट अगर आप पास भी हो जाओगे तो भी बहुत ज्यादा खुशी है। बिकॉज अल्टीमेटली पास होना है। जो आगे PASS लिखा होता है ना, जो वहां पे एग्रीगेट में जब अपन पास हो जाते हैं, बस वो चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो गाइस, आपको रिवाइज करा के बहुत अच्छा लगा मुझे। आपके साथ मैं रेगुलर बैच में था, आपके साथ मैं फास्ट ट्रैक बैच में था। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। और आप जब मेहनत करते हो, कुछ अलग करते हो, कुछ अच्छा करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं बता दूं,
मे वालों के लिए मैं जो 2 पेपर मैंने बोला था मैं आपका पेपर चेक करके दूंगा, तो आपके लिए जो आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर है वो मॉक टेस्ट पेपर है, वो आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके सॉल्यूशन मुझे भेजना है, मैं चेक करा के आपको दूंगा करके, ठीक है। अब कब भेजना है, क्या भेजना है, आप मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 और 2 में से कोई भी एक पेपर आप सॉल्व करके मुझे दे सकते हैं, मैं चेक करा के आपको वो दूंगा और उसमें आपको फीडबैक दूंगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। आप चाहते हैं फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करना, फर्स्ट को कर लीजिए, सेकंड चाहते हैं सेकंड को कर लीजिए, और वो आप जो है वो मुझे सॉल्व करके भेज दीजिए, मैं आपको चेक करा के दे दूंगा करके, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।